नमस्कार, शाम की 4 बजने को है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वॉर रूम में मेरे साथ शुभांकर मौजूद है और हम अगले 1 घंटे तक एक खबर आपको विस्तार से पहुंचाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रूम की हर एक जानकारी मैं आपको दूंगी इस पाक पॉलिटिकल ग्राउंड से। नमस्कार, जैसा कि चित्रा ने आपको बताया कि आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज दुनिया की 2 बड़ी हलचल पर आज तक की निगाहें हैं। इन दोनों खबरों से अगले 1 घंटे तक हम आपको तमाम अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। दुनिया भर की निगाहें हैं। तो चित्रा, आपको पाकिस्तान के सूरत हाल के बारे में बताएंगे और यूक्रेन की जंग जो है उसके तमाम पहलुओं से आपको बाखबर मैं करूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, सीधे उसका हम रुख करते हुए आपको बता दें, कल पाकिस्तान में आधी रात को जो भी हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई। सत्ता परिवर्तन वहां पर जिस तरह से हुआ, किसी भी सरकार को संसद के जरिए अलविदा कहा गया हो, ऐसा कम ही देखने को मिला। इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार गए। आखिरी गेंद तक खेलने का दम भरने वाले इमरान खान नेशनल असेंबली भी नहीं पहुंचे थे। उनकी पार्टी ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे इमरान की सारी पैतरेबाजी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से ही सामने आ रही है। आपको बताते चले, पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में सोमवार को नए पीएम का चुनाव होना है। विपक्ष की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि इमरान की पार्टी ने भी नया दांव चल दिया है। पीटीआई की ओर से शाह महमूद कुरैशी पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो पाकिस्तान से सामने आ रही है। इमरान की तरफ से शाह महमूद होंगे पीएम के उम्मीदवार, यानी कि आखिरी दौर तक इमरान खान ये दिखाना चाहते हैं कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे शाहबाज। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल बड़े शायराना अंदाज में शुभांकर हम सब ने देखा सदन के भीतर शाहबाज शरीफ किस तरह से नए पाकिस्तान को बनाने की बात कर रहे थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अपने प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर इमरान खान अपने निजी आवास की तरफ रुखसत कर रहे थे। ये तस्वीरें भी अपने आप में अहम हो जाती हैं। फिलहाल शाहबाज को बनाया गया है पीएम पद का उम्मीदवार, जो 3 बार तक पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबे अरसे तक पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री रहने का उनको रिकॉर्ड हासिल है। और इन सब के बीच इमरान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को बना दिया गया है उम्मीदवार। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे शाहबाज। शुभांकर, ये बड़ी बातें निकल कर आई। हालांकि शहबाज शरीफ वो हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी लिखी गई। इनके बारे में कहा जाता है कि वो तमाम नेताओं से अलग हैं और यही वजह है कि जरदारी के साथ मिलकर उन्होंने इमरान खान को रन आउट करवा दिया। विपक्ष ने शाहबाज को बना दिया है संयुक्त उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, शाह महमूद कुरैशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीटीआई की ओर से शाह महमूद कुरैशी पीएम उम्मीदवार होंगे। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब जो इमरान खान है उनकी ओर से लगातार दांव खेले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शाहबाज शरीफ को लेकर अब नए सिरे से आगे बढ़ रही है वो दल। और जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए, नया पाकिस्तान बनाने का दांव शाहबाज शरीफ की ओर से किया जा रहा है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को बना दिया गया है। जरा जल्दी से इनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकल रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और ये वो चेहरा है 70 साल के शाहबाज शरीफ, जिन्होंने कल जिस तरह से मत हासिल किया है 174, और यकीनन इमरान खान की छुट्टी हो गई और इसके साथ ही विरोधी दलों के ये उम्मीदवार हो गए। और अब सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चेहरा शाहबाज शरीफ, 70 साल इनकी उम्र है। 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहने का इनको गौरव हासिल है। और अब इनको पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता को लेकर आगे बढ़ना होगा। इमरान की पार्टी से शाह महमूद कुरैशी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं, नवाज शरीफ का जिक्र भी कल नेशनल असेंबली के भीतर हो रहा था, जिस समय वोटिंग की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। वहीं शाह महमूद कुरैशी की ओर से भी नामांकन भर दिया गया है। बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि नए विदेश मंत्री हो सकते हैं। नया ये चेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, पीपीपी के अध्यक्ष हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है वो विदेश मंत्री हो सकते हैं। कल शानदार स्पीच उनकी ओर से दिया गया था। इमरान खान को फिसड्डी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल आखिरी मोमेंट पर इमरान खान ने खेल जीतने की कोशिश की, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनको दिखानी चाहिए थी। लेकिन बेआबरू होकर इमरान खान बाहर निकलेंगे। बिलावल भुट्टो इस बात का जिक्र नेशनल असेंबली में कर रहे थे और आखिरकार वही हुआ। फिलहाल ये वो चेहरा आपको दिखा रहे हैं, शाहबाज शरीफ, जिनको अब नया पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी। हालांकि जब पीपीपी अध्यक्ष बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ओल्ड पाकिस्तान हमने हासिल कर लिया है। 3.5 सालों की इस पार्टी की सत्ता को हटाकर इमरान खान पर जब वो निशाना साध रहे थे। फिलहाल पाकिस्तान के नए पीएम होंगे शाहबाज
शरीफ, लेकिन इमरान की पार्टी की ओर से भी अपने आप को बैक करने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में मिडनाइट ड्रामा जमकर हुआ शुभांकर, हम सब ने देखा था रात के आधी रात को जिस तरह से ड्रामा हो रहा था। इमरान खान संसद तो नहीं पहुंचे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने संसद में जमकर इमरान खान पर निशाना साधा। हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। हम आपके साथ जब सिर्फ जो एक वर्ड होता है म्यूचुअली बेनिफिट, आपको भी जिसका फायदा हो हमें भी फायदा हो, वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। और फिर मैं कहता हूं हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहां बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आजाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से ये है कि देखें, आपने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह दो पाकिस्तान बना दिया है। जनाब स्पीकर, इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है, पूरा पाकिस्तान को डिवाइड किया है। और वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। कंवर नईम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका हम रुख करेंगे। इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या दिखती है? शहबाज शरीफ एक तरफ सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान कुरैशी, महमूद कुरैशी को बना दिया गया है। अभी के सूरत हाल पाकिस्तान के क्या बयान करते हैं, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप कंवर? जी, शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब को ही नामजद किया गया है वजीर आजम। नवीद कमर साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर रहनुमा, उन दोनों ने पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया है। इसी तरह नून लीग ने डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब को ही करना था, तो ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, अयाज सादिक, इन लोगों ने शहबाज शरीफ के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं। और नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का टाइम बस ऑलमोस्ट कुछ मिनट रह गया है, क्योंकि 4 बजे ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में ये ख़त्म हो जाना है नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का जो टाइम पीरियड है। दूसरी तरफ से मलिका बुखारी और आमिर डोगर ने भी नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए थे पीटीआई की तरफ से, लेकिन पीटीआई की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स ले तो लिए गए, लेकिन वो एक प्रोसीजर है, वो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि नंबर गेम कल हमने देख लिया है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कि नंबर गेम्स अपोजिशन के पास पूरा है, लेकिन एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मेलिटी है, इसको पूरा करना है। सो अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वोटिंग होना बाकी है शहबाज शरीफ साहब की, और मोस्ट प्रोबेबली वो कल बन जाएंगे पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इमरान खान साहब के अदम एतमाद की वोटिंग के बाद। और ये कल होपफुली कल 2 बजे के बाद 2 बजे इनकी वोटिंग होनी है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, मींस आपके पास 2:30 बजे। सो कल पाकिस्तान का एक नया वजीर आजम बन जाएगा, फॉर्मली बन जाएंगे बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ। विदेश मंत्री का की जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ लीडर्स के बारे में आ रही हैं, सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि फलां बंदे को फलां पोस्ट मिल सकती है, लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए कि तो बिलावल भुट्टो साहब को अगर ये मिल जाती है तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो ग्रूमिंग है, जो मेच्योरिटी है, जो सेंस है उनका, देखिए वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर वो किसी भी तरह डील करते हो, कितना भी अग्रेसिव होकर बात करते हो, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने जब बात की है पाकिस्तान के बिहाफ पर या पाकिस्तान के लिए, बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिबल, बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में बात की। और फॉरेन मिनिस्टर चाहिए ही ऐसा बंदा होता है जो ऑब्जेक्टिव हो, कैलकुलेटेड हो। बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में चलते नहीं हैं, वो एक डिप्लोमेसी का काम है जो एक डिप्लोमेसी के साथ ही किया जा सकता है। सो बिलावल भुट्टो के अंदर वो क्वालिटीज हैं, उनका जो ब्लड लाइन चल रही है, उनके नाना, उनकी मदर, उनकी फैमिली, सो ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली हु अंडरस्टैंड्स द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा है। सो बिलावल भुट्टो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्योंकि देखें अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम
बन जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है कि वो अपनी कैबिनेट में फाइनली कौन सी पोस्ट, कौन सी मिनिस्ट्री किस बंदे को देते हैं। सो अगर वो ये चॉइस करते हैं तो बिलावल भुट्टो इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड चॉइस। और कल जब अपनी बात रख रहे थे बिल्कुल जो जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कल जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने टॉप 3 लोगों का अगर जिक्र किया था, उसमें बिलावल भुट्टो का नाम भी प्रमुखता से लिया गया था। इसी वजह से माना जा रहा है कि विदेश मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। लेकिन बाकी के जो विपक्षी चेहरे हैं उनको लेकर किस तरह की जानकारी नहीं मात देंगे, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्योंकि कांटों भरा ये ताज है और सभी को साध कर आगे बढ़ना है। अलग अलग विरोधी दलों के साथ मिलकर ये जो विपक्षी मोर्चा जो अब सत्ता पक्ष में है, इसको आगे बढ़ना होगा। तो बाकियों के लिए क्या बाकी रह गया है? देखें, जिम्मेदारियां तो बटेंगी, मिलेगा किसको क्या ये अभी नहीं कह सकते। ये शहबाज शरीफ साहब का डिस्क्रेशन है। क्योंकि अब ये ज्वाइंट कोalition गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी अपोजिशन पार्टीज मिलकर बनेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी मिनिस्ट्रीज या बड़ी मिनिस्ट्रीज शहबाज शरीफ साहब नून लीग वालों को दे दें, क्योंकि ये मिल बांट कर इन्होंने इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन से आउट किया है। सो अब इनको बाकी मिनिस्ट्रीज भी मिल बांट के रखनी होंगी। कुछ नून लीग के तरफ जाएगा, कुछ पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा, कुछ JUIF को मिलेगा। सो ये बटेंगी मिनिस्ट्रीज अभी। सो लेकिन किसको कौन सी मिलती है ये अभी बिफोर हैंड है। हाँ, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन नेशनल असेंबली में शेरो शायरी के जरिए तमाम हुक्मरान अपनी बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन अब शुभांकर पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने के लिए जा रहा है और इसी के साथ एक नई तरह की सियासत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल चित्रा, पाकिस्तान में सियासी भूचाल का गर्द जो है वो अभी थमा नहीं है, लेकिन खेल वहां बाकी है। लेकिन खेल जो है वो रूस और यूक्रेन में भी चल रहा है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि 46वें दिन भी वहां पर रूस की बमबारी जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 46वें दिन भी रूस की बमबारी जो है वो यूक्रेन पर जारी है। तमाम शहर जो हैं वो धुआं हो रहे हैं। हर शहर में आपको मलबा नजर आएगा, शहर दर शहर आपको खंडहर नजर आएगा। और ये आज के यूक्रेन की तस्वीर है। ये जंग कब थमेगी ये किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये जंग लगातार जारी है। और आज जब एक नए दिन हम बात कर रहे हैं तभी भी ये जंग चल रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन ने वहां पर पोप ने यूक्रेन में ईस्टर सीजफायर का आह्वान किया है। तो 46वें दिन की बड़ी कहानी यही है कि रूस की बमबारी लगातार जारी और मारियोपोल, जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं, क्रीमिया और डोनबास इलाके का, वहां पर ये लैंड ब्रिज, इस लैंड ब्रिज वाले शहर पर जहां पर सबसे ज्यादा हमला हुआ है, 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से रूस का कब्जा जो है वो मजबूत हो गया है और रूस यहां पर एक बार फिर अपना कब्जा जमा चुका है। तो अलग अलग शहरों पर बमबारी जो है वो लगातार जारी है। कीव भले ही शांत हो, लेकिन बाकी शहरों की जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं तो ये तस्वीरें डराती हैं, युद्ध की विभीषिका को ये समझाती हैं। तो तमाम जो बड़ी अपडेट्स हैं हम आपको अपडेट से बताएंगे, खबरें से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है, तो सबसे पहली अपडेट अगर आपको बता दें, भीषण जंग का 46वां दिन आज है और इस 46वें दिन भी जंग जो है वो लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के तमाम शहर जो हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हमला सिलेक्टेड शहरों पर हो रहा है, लेकिन ये लगातार हो रहा है। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर यूक्रेन का पलटवार जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। चौथी बड़ी बात क्या है, पूर्वी क्षेत्र में मारकाट की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहां पर मारकाट चल रही है। पांचवी बड़ी कहानी है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जो हैं वो कीव के अंदर हैं। कीव में शांति है, लेकिन ये शांति केवल कीव राजधानी उसके आसपास के इलाकों में है। बाकी शहरों में चाहे वो नरसंहार की कहानियां हो या बर्बादी, मलबे, खंडहर की हो, वो हर शहर से आ रही हैं। जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत की उम्मीद, ये कहा जाता है कि बूचा में जो कुछ हुआ वो पहला नरसंहार, उसके बाद कम हो गई। होस्टुमल में जो हुआ उसके बाद और खत्म हो गई। और जब आप आगे बढ़े मारियोपोल की तरफ तो संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। हालांकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर समर्थन जो है वो लगातार दिया जा रहा है। तो गौरव सावंत हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं। गौरव, आज जंग का 46वां दिन, लेकिन कहानी यही लग रही है कि इस्तांबुल में जो कुछ हुआ था, जहां से एक उम्मीद जगी थी बातचीत की, वो बातचीत, वो दूरियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे कीव से रूसी फौज आगे बढ़ती चली गई। जी हाँ शुभांकर, इस्तांबुल में जो भी बातचीत हुई थी उसके बाद जो भी उम्मीद अगर थी भी कि शांति वार्ता होगी दोनों देशों के बीच और वो भी समिट लेवल पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच, ऐसा बिल्कुल होता अभी नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तो दो बड़ी घटनाएं अब से आधे घंटे में हुई हैं। एक, रूस का Su-34 लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है यूक्रेन की सेना ने। उन्होंने कहा है कि
Su-34 एक तरह से अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा फाइटर बॉम्बर है। 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान इसको समझा जाता है। स्टेल्थ फीचर्स नहीं है, बाकी सबसे बड़ा बॉम्बर यही है। इसको एक गिराने की बात की है तो ये रूस के लिए झटका है। रूस ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन का एक S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको ध्वस्त किया है। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री बने नहीं शहबाज शरीफ, उसके ठीक पहले उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पीएम बनने से पहले ही शहबाज ने दिखा दिया है अपना असली रंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कश्मीर के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। कश्मीर विवाद के हल के बिना भारत के साथ शांति संभव नहीं है। कश्मीरी राग के बिना पाकिस्तानियों का काम ही नहीं चलता, ये जानते हुए कि हर बार जब भी कश्मीर का राग वो अलापते हैं, मुंह की खानी उनको पड़ती है, उसके बावजूद कश्मीर के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इमरान खान जो पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुस्तानी पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी को लेकर तमाम कसीदे गढ़ रहे थे, उनके बारे में पाकिस्तान के ये विरोधी दल जो अब सत्ता पक्ष में है उनकी ओर से कहा जा रहा था कि इनको अच्छा है भारत ही भेज दिया जाए। फिलहाल शहबाज शरीफ जो कल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन उसके ठीक पहले कश्मीर राग अलापा गया है, ये कहते हुए कि कश्मीर के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जब जब फंसता है, वहां के हुक्मरान वहां की गरीबी की, गुर्बत की, महंगाई में फंसी हुई जनता की बात नहीं करते और कश्मीर का राग अलाप कर दरअसल अपनी जमात को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर मुद्दे पर हम पूरी तरह से अड़े हैं। और वही शहबाज शरीफ भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज ने यह कह दिया है कि कश्मीर विवाद के हल के बिना शांति संभव नहीं है, हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन पहले कश्मीर पर बातचीत की बातें यहां पर शहबाज शरीफ की ओर से कही जा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। दो चीजें, कश्मीर पर किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप या किसी भी तरह की कोई चर्चा हिंदुस्तान नहीं चाहता। यहां तक कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान के अपने मंसूबे जरूर हैं जो पाकिस्तान को भी समझ में आते हैं और उसको लेकर एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी हमारे मुल्क की है। दूसरी तस्वीर यह है कि आतंकवाद जिसने जड़ों को खोखला कर दिया है, पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे पर भी शहबाज ने अपना मुंह नहीं खोला और कश्मीर की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान के साथ काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान की अगर बातचीत नहीं हुई तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत ने स्पष्ट दो टूक कहा है, आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। और अलग अलग जमातों को, जिस तरह से हमने देखा था हाफिज सईद को, हालांकि 2 आतंकवादी हमलों के मामले में 31 साल की सजा जरूर हुई है इसी हफ्ते, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादियों की तादाद वहां पर कितनी है और उसको खत्म करने के लिए उस तरह की गंभीर कोशिशें पाकिस्तान की ओर से नजर नहीं आती हैं। फिलहाल पाकिस्तान पॉलिटिकल रूम में मेरी मौजूदगी है, शुभांकर मिश्रा आपको वॉर रूम से रूस यूक्रेन जंग के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, आपको बता दें कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको लेकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में हुक्मरान बात नहीं करें। शायद यही वजह है शहबाज शरीफ अभी कल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं पाकिस्तान के, लेकिन उसके ठीक पहले उनकी ओर से कश्मीर का राग छेड़ते हुए यह कहा गया है असेंबली में इंसाफ की। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करते हुए आपको बता दें पीएम बनने से पहले शहबाज ने अपना असली रंग एक तरफ दिखा दिया है। शहबाज शरीफ की ओर से कश्मीर मामले का जिक्र किया गया। कश्मीर के हल के बिना शांति मुमकिन नहीं है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। यानी कि कश्मीर के मामले में शहबाज भी शरीफ नजर नहीं आ रहे हैं। ये पाकिस्तान का असली चरित्र है। कश्मीर जहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं, कश्मीर जहां 370 हटने के बाद आपको बताते चले बड़े पैमाने पर निवेश गया है, कश्मीर जहां पर शांति कायम है, लेकिन वो शांति पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है चुपती हुई नजर आ रही है। यही कारण है, देखिए क्या कुछ कहा गया है शहबाज शरीफ की ओर से, हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। कश्मीर मुद्दे के बिना शांति समाधान संभव नहीं है, इसका जिक्र शहबाज शरीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गीता मोहन इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब उम्मीद की जा रही थी कि इमरान के जाने के बाद जो नया हुक्मरान सामने आएगा वो कम से कम अपने पाकिस्तान की बात करेगा, उसको आगे कैसे लेकर जाया जाए, पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे बेहतर ताल्लुकात बनाया जाए। लेकिन यहां तो कश्मीर राग आते ही छेड़ दिया शहबाज शरीफ ने। इस मामले में उनकी भी शराफत नजर नहीं आ रही है। देखिए चित्रा, अगर कश्मीर की बात करें और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की बात करें, ऐसा कोई सरकार पाकिस्तान में बैठ नहीं सकता जो कश्मीर के बारे में ये हॉट स्टांस ना रखता हो। जब कुरैशी की नॉमिनेशन की बात आई
जो काफी करीब है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के, उसके बाद हम देखते हैं शहबाज शरीफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हैं कश्मीर पर, यानी कि आर्मी के लिए भी ये मैसेज है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कश्मीर का, उससे हम नहीं हटेंगे। देखिए, पिछले बार जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, वो इसलिए भी था क्योंकि नवाज शरीफ थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे थे भारत और कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट देके साफ कर दिया है कि आर्मी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कश्मीर, उससे शहबाज शरीफ की सरकार भी नहीं हटेगी और नहीं हिलेगी। तो चित्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है कल की वोटिंग से पहले, जहां पर पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को खड़ा कर दिया है। एक तरफ पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को खड़ा किया है, दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ऑन मास रेजिग्नेशन देने वाला है। तो अभी काफी कंफ्यूज स्थिति में है, पता नहीं कल क्या होने वाला है पीटीआई की तरफ से। लेकिन शहबाज शरीफ ने काफी साफ कर दिया है कि फॉरेन पॉलिसी और कश्मीर के पॉलिसी में शहबाज शरीफ की सरकार नहीं डगमगाएगी और आर्मी के साथ खड़ी रहेगी। गीता, क्या ये कहा जा सकता है कि दरअसल अब जैसा कि आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको खुश करना चाहते हैं, इस वजह से कश्मीर का राग वो अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इमरान खान एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद गीता मोहन में फौरन आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान में रह रहकर लगातार असेंबली से इमरान के सभी सांसद इस्तीफा देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। असेंबली से, नेशनल असेंबली से इमरान के सभी सांसद इस्तीफा देंगे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हमारे जितने भी सांसद हैं वो इस्तीफा देंगे। नई सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी पार्टी। अब एक नई स्ट्रैटेजी पर इमरान की ये जो पार्टी है वो चल रही है। असेंबली से इमरान के सभी सांसद देंगे इस्तीफा। आपको बता दें, कल देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लिहाजा वहां पर वोटिंग हुई। वोटिंग के ठीक पहले इमरान की पार्टी के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, नया स्पीकर चुना गया और उसके बाद स्पीकर की अध्यक्षता में वहां पर वोटिंग कराई गई। 174 इस बहुमत के साथ इमरान को बाहर किया गया। शहबाज शरीफ को सब बधाई देते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हमारी पार्टी पीटीआई के जितने भी सांसद हैं वो सभी सांसद नेशनल असेंबली से, यानी कि वहां की संसद से इस्तीफा देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान के बारे में जैसे और जानकारी होगी वह मैं पहुंचाऊंगी। शुभांकर, रूस यूक्रेन, बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से पाकिस्तान के हाल हैं उसी तरह के हाल जो हैं वो रूस यूक्रेन के भी हैं। वहां पर हालांकि जुबानी बमबारी की जगह पर असल वाले गोले बारूद गिर रहे हैं। यूक्रेन का साथ दिखाने के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर आज उतर गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि रूस एक के बाद एक शहरों में नरसंहार करता जा रहा है। दरअसल उसकी बड़ी वजह जो है वो कीव है, जिस पर उसकी कब्जा करने की ख्वाहिश है। और यह कहा जा रहा है कि 1.5 महीने की तमाम मशक्कत के बाद भी वो तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद उसने रणनीति बदली, यूक्रेन के बाकी शहरों को बर्बाद करने में वो जुट गया है। कीव ने भगाया, पुतिन को गुस्सा आया, बाकी शहरों को बर्बाद करने का फितूर छाया। गुस्सा तो आना ही था। जिस कीव पर कुछ ही दिनों में कब्जे की हसरतें पाल रहे पुतिन ने सेना की रवानगी के आदेश दिए थे। 44 दिन बाद भी रूस उसे अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। कई बार कोशिश की गई और कई बार रणनीति भी बदली गई, लेकिन पलटवार को तैयार बैठे यूक्रेन लड़ाकों के डर से कदम पीछे खींचने को मजबूर भी होना पड़ा। लेकिन रूस तो रूस है। युद्ध, यातना, बर्बादी और बर्बरता की हर सीमा को तोड़ने को आतुर कीव की नाकामी से गुस्से में आए पुतिन ने यूक्रेन के बाकी शहरों में बर्बादी का जो खेल शुरू किया है, पता नहीं वो कितनी जानें लेकर थमेगा। पहले माकारीव, फिर मारियुपोल, फिर बूचा, फिर होस्टोमेल और अब बोरोदियांका। यूक्रेन में शहर के शहर जल रहे हैं, शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं। हर दिन लाशों का ढेर सामने आ रहा है। लोग रहम की
भीख मांग रहे हैं। दूसरी तरफ कीव काफी हद तक सुरक्षित है और यहाँ जिंदगी की गाड़ी फिर पटरी पर लौटने लगी है। कीव शहर नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। आपको कहीं भी यहाँ तबाही के निशान नहीं दिखेंगे। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हैं। देखिए, बसें चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रैम चल रहे हैं, टैक्सी चल रही हैं, मेट्रो चलना शुरू हो गया है। लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। बिल्कुल लाइफ नॉर्मल सी तरफ आती हुई दिख रही है। किसी प्रकार के कोई हमल धमाके यहाँ पर नहीं हुए हैं पिछले कई दिनों में। कई मोर्चों पर मात खा रहा है रूस। युद्ध भूमि में अभी और बौखलाएगा रूस। दुनिया के ज्यादातर देश रूस को अलग थलग करने के अभियान में लगे। रूस को सबसे ताजा झटका यूएनएचआरसी MS से बेदखल होने पर लगा है। बहुत खतरनाक संकेत और संदेश, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन झुकने वाले नहीं हैं इस तरह के दबाव के नीचे। वो भी एक P5 देश का हिस्सा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका वीटो वोट है, वीटो पार है रूस के पास। तो वो उसको लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जमीनी स्थिति की अगर बात की जाए तो पूर्व और दक्षिण में रूस के ऑपरेशन बढ़े हैं, जबरदस्त मिसाइल फायरिंग हुई है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। जो जानकारी हमें यहाँ के रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों मिल रही है वो ये है कि यूक्रेन ने भी रूस का एक फ्रिगेट डुबा दिया है सी ऑफ अजोव में, और रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। उधर यूक्रेन ने फिर दोहराया है कि रूस की सेना मानवता और आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन है। Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людей. तो जेलेंस्की को आप सुन रहे थे। जेलेंस्की पूरी दुनिया में रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें, जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर से बातचीत की है और यहां पर आपको ये बड़ी जानकारी हम दे दें तो जर्मनी से बातचीत की गई उनके चांसलर से, और कोशिश की जा रही है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को साथ में लाया जाए और रूस को दुनिया में अलग थलग किया जाए, सैंक्शंस के जरिए भी, और जमीन पर इन देशों को बुलाकर साथ लड़ने में मदद भी ली जाए, चाहे वो हथियारों के माध्यम से हो या फौजियों के माध्यम से। तो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने को लेकर जर्मनी से बातचीत। जर्मनी इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सबसे बड़ा गैस और तेल जो है उस सप्लाई में डिपेंडेंट जर्मनी है। अगर जर्मनी दूरियां बनाता है तो रूस को काफी नुकसान पहुंचेगा आर्थिक पैमाने पर। लेकिन जेलेंस्की का क्या कहना है? जेलेंस्की का कहना है कि हमें दुनिया और ज्यादा हथियार दे, ऐसे हथियार जो लड़ाकू हथियार हो, डिफेंसिव नहीं। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि जेलेंस्की अच्छा बोलते हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि भीषण लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हम लड़ेंगे, अस्तित्व की लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन में कहां कहां पर रूस का कब्जा है, और ये कब्जा जो है ये बड़ा होता जा रहा है। ये राजधानी के पास तो भले नहीं नजर आ रहा है, लेकिन राजधानी से जब आप दूर बढ़ेंगे तो जहां जहां नजरें जाएगी आपको ये नजर आएगा। ये देखिए कहां कहां नक्शा है। मारियोपोल में फिलहाल कब्जा जो है वो रूस का है, दोनेत्स्क में कब्जा रूस का है, लुहानस्क में कब्जा रूस का है, खार्किव में कब्जा जो है वो रूस का है। और ये तमाम बड़े शहर हैं, खासतौर पर क्योंकि ये एजॉब सी और ब्लैक सी जो है उसके हिस्से में पड़ते हैं। और एक और बात, 2014 में क्रीमिया में जहां पर कब्जा किया था वहां से ये दोनेत्स्क और लुहांस्क जो इलाका है, यानी कि डोनबास का इलाका जो है, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मारियोपोल पर यह कब्जा जो है इसे रूस की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी दुनिया मानकर चल रही है, क्योंकि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को उसने काट दिया है। दोनेत्स्क लुहानस्क का जो 20% हिस्सा कल तक रूस के पास था, इस युद्ध के बाद यह माना जा रहा है कि 90% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है, और यह 46वें दिन रूस की एक जीत के तौर पर या एक कामयाबी के तौर पर है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद हम रूस और यूक्रेन के बारे में और जानकारी लेंगे। शुभांकर से पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान खान की ओर से ट्वीट किया गया है, पाकिस्तान में आजादी का संघर्ष आज से शुरू, इमरान खान की ओर से कहा गया है। यानी कि उनकी सत्ता जिस तरह से पलट गई है, चली गई है, उसको लेकर इमरान खान कह रहे हैं कि अब आजादी का संघर्ष शुरू हो गया है।
और उनकी पार्टी के हवाले से खबर भी सामने आई है कि तमाम सांसद नेशनल असेंबली से दे देंगे इस्तीफा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले, एक तरफ शहबाज शरीफ की ताजपोशी की तैयारियों में सत्ता पक्ष के लोग, जिन्हें रात ही में सत्ता मिली है, वो लगे हुए हैं। 1947 में मिली आजादी, लेकिन संघर्ष आज से शुरू, ये कह रहे हैं इमरान खान। आपको बताते चलें, उनके पास नेशनल असेंबली में जो सांसदों का अंक गणित होना चाहिए वो था नहीं। उनकी सत्ता चली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग से नदारद रहते हैं इमरान खान। कल दिन भर असेंबली को नहीं आए थे, लेकिन वहां पर चर्चा चलती रही। लेकिन इन सब के बीच अब उनकी ओर से ये ट्वीट करके कहा गया है, पाकिस्तान में आजादी का संघर्ष आज से शुरू, यानी कि हार नहीं मानेंगे इमरान खान। कम से कम यही तस्वीर इस वक्त पाकिस्तान में इमरान के हवाले से बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, एक तरफ इमरान खान के तेवर बरकरार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पर फवाद चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीटीआई के नेता 16 अरब रुपए में शहबाज आरोपी हैं। फवाद चौधरी ये बातें कह रहे हैं, 16 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 16 अरब रुपयों का जिक्र कर रहे हैं और बड़ा हमला बोलते हुए फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में पहले से ही शहबाज के ऊपर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन 16 अरब रुपयों में 16 अरब की बात हो रही है। और उन्होंने कहा है, जिस दिन आरोपित होंगे उसी दिन पीएम चुनाव लड़ेंगे। ये बातें कहते हुए फवाद चौधरी दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ पर फवाद चौधरी का बड़ा हमला। अब इस हमले के जरिए आखिर क्या बताना चाहते हैं फवाद चौधरी? जब सत्ता चली गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लगातार पाक पॉलिटिकल रूम से मैं आपको जानकारी दे रही थी, शुभांकर आपको बता रहे थे, रूस और यूक्रेन के बारे में हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।